आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो सारे के सारे सवाल इसी एक वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है 1848 के फ्रांसीसो क्रांति के कारण क्या थे। तो पहला कारण, आप ये शॉर्ट है तो पहला कारण इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। मध्यम वर्ग का शासन पर असीम यानी बहुत कम प्रभाव, समाजवाद का प्रसार दूसरा कारण था। तीसरा, गीजो नामक कट्टर एवं प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री का विरोध। और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं लुई फिलिप की नीतियों का विरोध। अगला सवाल है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट में। ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिसमें सार्डिनिया के शासक, जिसका नाम क्या था, चार्ल्स एल्बर्ट, की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई। धीरे धीरे इटली में जन जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। जर्मन राज्यों में बढ़ते हुए विरोध को ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबाया। अगला सवाल है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम ने जब इटली पर अधिकार किया तो उसने छोटे छोटे राज्यों का अंत कर दिया। उसने रिगाओ, फेर्रारा, बुलोना और मोडेना को मिलाकर एक छोटे से गणराज्य की स्थापना की थी। इसे ट्रांसपार्नी का गणतंत्र कहा गया था। इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का फैलाव हुआ। अगला सवाल है गैरिबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्टी पेशे से एक नाविक था। तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि गैरिबाल्टी पेशे से क्या था, तो नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्टी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई थी, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है लाल कुर्ती का किसने स्थापना की थी, तो गैरिबाल्टी ने। इसकी सहायता से 1860 में नेपल्स के राजा को पराजित किया। इसके बाद सिसिली पर विजय पाई। इन रियासतों की अधिकांश यानी ज़्यादातर जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरिबाल्टी का समर्थन बन गई थी। गैरिबाल्टी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। बाद में उसने काबूल के परामर्श पर पोप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। उसने विक्टर को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया और सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया। अगला सवाल है विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। जनवरी 1830 में विलियम प्रथम पर्शा का शासक बना। वो साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और उसने जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। अगला सवाल इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्टी के योगदानों को बताएं। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मीटरनिक युग के पतन के बाद भिन्न परिस्थिति में इटली में मेजनी का फैलाव हुआ। उसका योगदान निम्न प्रकार से है। उसने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। ये भी आता है कि यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो मेजनी ने गठन किया और युवा शक्ति में विश्वास करता था। कहा करता था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो विद्रोह का नेतृत्व युवकों के हाथों में दे दो। तो ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि ये किसने कहा था, तो मेजनी ने। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। तो ये भी आ सकता है कि जनता जनार्दन तथा इटली का नारा किसने बुलंद किया, तो मेजनी ने। इससे युवाओं में एकता का सूत्रपात हुआ और 2 वर्षों के भीतर यंग इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा। इटली के एकीकरण में उसे पैगंबर कहा जाता है। तो ये भी आ सकता है कि इटली के एकीकरण में पैगंबर किसे कहा जाता है, तो वो मेजनी है। गैरिबाल्टी का योगदान और काबूल का योगदान। गैरिबाल्टी को इटली का तलवार कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इटली का तलवार किसे कहा जाता है, तो गैरिबाल्टी को। उसने लाल कुर्ती नामक
नवयुवकों का एक संगठन कायम किया। इसकी सहायता से उसने 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। बाद में सिसिली और पोप को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद गैरिबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और विक्टर को इटली का राजा घोषित कर दिया। पिडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली राज्य कर दिया, जो कि अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं लॉन्ग में। 1848 ईस्वी को क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया, यहाँ पर को नहीं के होगा, 1848 के क्रांति के बाद यह स्पष्ट हो गया, स्पष्ट यानी जाहिर हो गया कि जर्मनी का एकीकरण क्रांतिकारियों के प्रयत्नों यानी कोशिशों से नहीं होना था। उसका एकीकरण एक सैन्य शक्ति प्रधान साम्राज्य के रूप में शासकों द्वारा होना था और इस कार्य को पूरा किया बिस्मार्क ने। जनवरी 1830 में विलियम प्रथम पर्शा का शासक बना और उसने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क पर्शा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, पर ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर रहा था। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह नीति, इस तरीके से भी आ सकता है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से पर्शा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण पर्शा ऑस्ट्रिया से किसी मायने में कम नहीं रह गया था। तब बिस्मार्क ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध कर जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। अगला सवाल उत्तर। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। ये एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न प्रकार थे। राष्ट्रवाद एक भावना है, एक फीलिंग है जो कि देश पर मर मिटने का नाम होता है। नंबर 1, यूरोप में पुनर्जागरण के कारण कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि यानी वगैरह वगैरह पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी पुनर्जागरण की वजह से किस पर प्रभाव पड़ा? कला पे यानी आर्ट पर, साहित्य पर, विज्ञान पर, वगैरह वगैरह पर गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए, जिसने राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। दूसरा, फ्रांस की राज्य क्रांति। इसने राजनीतिक को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दी। अगला है नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसको वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा। अगला सवाल है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण करें। जवाब इस तरीके हो सकता है। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिगनेक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध साजिश समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दशमा ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जुलाई से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसके साथ ही चार्ल्स दशम फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला गया और इस प्रकार फ्रांस में बूर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। अगला सवाल है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण करें। जवाब होगा यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था, फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। यूनान सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी शौकीन थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान ही में शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी।
इधर रूस में भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यूनान में स्थिति तब विस्फोटक बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप सिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया, परंतु वो मेटरनिक के दबाव में खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। परंतु जब जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वो तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों की सेना नावारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। युद्ध में तुर्की की सेना पराजित हुई और अंततः 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। फलतः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। अगला सवाल, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण की योजना बनाना था। इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने ये प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो असेंबली भंग हो गई। जर्मनी का एकीकरण पूरा ना हो सका। अंसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? फ्रांसीसी दार्शनिक अंसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को एक नई और व्यापक परिभाषा दी। उनके अनुसार राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रवाद के लिए अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, ये सब ज़रूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज़ होने वाला जनमत संग्रह है। अगला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पुरातन युग का अंत हुआ और नए आधुनिक युग का आरंभ हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का निर्माण राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर हुआ। निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना की गई। मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कर सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित की गई। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत पर राष्ट्र का निर्माण किया गया। अगला सवाल, उदारवादी राष्ट्रवाद को किस रूप में देखते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद को आज़ाद के अर्थ में देखते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी बराबरी, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संविधान और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, निजी संपत्ति की सुरक्षा, प्रेस की आज़ादी, आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार आदि राष्ट्र से संबंधित विचार के समर्थक थे। अब यहाँ पर कुछ नोट्स है चैप्टर 1 से जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में काम आने वाले हैं। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। ये एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस ने वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बूर्बो वंश को पुनर्स्थापना किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। 28 जून 1830 ईस्वी से फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की फ्रांस क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स 10 फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार बूर्बो वंश का शासन का अंत हुआ। बूर्बो वंश के स्थान पर आर्लियस वंश को गद्दी सौंपी गई। लुई फिलिप उसका शासक बना। 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। 1871 ही में जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनैतिक मानचित्र में पाया, जिसमें जाल्वेरिन बिस्मार्क की भूमिका मुख्य थी। राष्ट्रवाद की भावना का
बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से प्रारंभ हो चुका था, परंतु उन्नत रूप में 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रकट हुई। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। वियना कांग्रेस 1815 का मुख्य उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वियना सम्मेलन में शामिल हुए देशों में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया मुख्य थे। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांसीसी क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति मेटरनिक युग का अंत कर दिया। विलियम प्रथम पर्शिया का शासक था, जिसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑस्ट्रिया एवं पर्शिया के बीच 1866 ईस्वी में सेंडोवा का युद्ध हुआ।